नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए होंगे, सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और टेलीग्राम से तो आप पहले ही जुड़ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र रूप से? भारत में न्यायपालिका निम्न में से किसकी देखरेख में कार्य करती है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करना है आप लोगों को। भारत में न्यायपालिका निम्न में से किसकी देखरेख में कार्य करती है? तो प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र रूप से? तो आप आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी, स्वतंत्र रूप से। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से भारत में कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य जो है तो ये समवर्ती सूची का विषय नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? यदि मान लीजिए कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति है वो कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या फिर राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? तो 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 माह तक, या फिर 6 माह तक? तो तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर संसदीय समिति? क्या हो जाएगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो क्या आंसर कर देंगे? चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो आप आंसर कर दोगे उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, या फिर विधानसभा के प्रति? राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो राज्य में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, या फिर विधानसभा के प्रति? आप आंसर कर दोगे क्या? विधानसभा के प्रति। ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का काम किया गया? क्या आंसर करेंगे? तो 42वां संशोधन है, 43वां संशोधन है, 44वां संशोधन, 39वां संशोधन? क्या हो जाएगा? तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में शामिल करने का काम किया गया? आप आंसर कर दोगे किसको? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना को किस देश से लिया गया है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, 8वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, या फिर ब्रिटेन? 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, आयरलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, आयरलैंड से हमने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन या फिर कहें छुआछूत का निषेध
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14। तो 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित था? 10वां प्रश्न आपके सामने है। एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। तो अगर हम लोग बात करेंगे ईस्ट की नीतियों से, पूर्व की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अधिक प्रभावित था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, इंद्र कुमार गुजराल कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, इंद्र कुमार गुजराल। आगे बढ़ेंगे, संसद का अर्थ है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का अर्थ क्या है? तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आंसर कर देंगे भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, इन तीनों को मिला करके भारत की संसद का गठन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा? बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता समिति ने, रॉयल कमीशन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा है? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रॉयल कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या करिएगा? तो आंसर कर देंगे हम लोग बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में, 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। बताइएगा 13वें प्रश्न की बात करेंगे। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की बात हो रही तो आप आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो आंसर कर देंगे आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया है जो समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो, हम लोग अगर बात करें, हम भारत वाले अगर बात करें तो दुनिया के बहुत सारे देशों से हमने बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया है, बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया, लेकिन इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो हमने दुनिया को दिया है? ठीक है, जिसको हमने दुनिया को दिया है, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? शून्यकाल। शून्यकाल की बात करेंगे तो ये हम भारतीयों की देन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो शून्यकाल जो है ये हम भारतीयों की देन है। आगे बढ़ेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव गांधी जी के समय में वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आगे बढ़ेंगे, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, राज्यसभा अध्यक्ष करेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे? तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? क्या आंसर करेंगे? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है तो उसका संचालन कौन करता है? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो आप आंसर कर दोगे लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति तो सिर्फ बुलाता है, ठीक है, क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका संचालन कौन करता है, उसका नेतृत्व कौन करता है? तो आप आंसर करोगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किए गए मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या? अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2, 6, 8 या फिर 12? क्या हो जाएगा?
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया था? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता है, सार्वजनिक मताधिकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर मंत्रीगण है। तो अगर हम लोग राजनीतिक एकता की बात करेंगे तो राजनीतिक एकता का जो प्रतीक है वो क्या है? तो वो है राजनीतिक पार्टियां, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? तो राजनीतिक पार्टियां। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, ये सारे काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कितने वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की गई बताएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 3 से 8 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष बच्चों को निःशुल्क, अगर हम लोग बात करें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 21 का के तहत। ठीक है, किसके? तो अनुच्छेद 21 का के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ठीक है, 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने, क्या आंसर करेंगे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 80 बी के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 80 बी के अनुसार राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच में, ठीक है, राष्ट्रपति और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है तो वो कौन बुलाता है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा या फिर राष्ट्रपति होगा? तो आज ही मैंने आप लोगों को बताया बुलाने का काम कौन करता है? बुलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति, और संचालन कौन करेगा? संचालन करेगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं, जबकि शपथ उन्हें राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक, भारतीय नागरिकों के अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 162। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा आपसे पूछ रहा है। आपातकालीन अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 352। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 6 से 14 वर्ष की आयु की अनिवार्य शिक्षा का संशोधन लागू किया गया, तो क्या हो जाएगा? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? 84वां संशोधन, 85वां संशोधन, 86वां संशोधन, 88वां संशोधन। तो आंसर कर देंगे आप लोग, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 86वां संशोधन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर राज्यों की विधानसभाओं में? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को कहां प्रस्तुत किया जाएगा? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो भाई बहन है जिन लोगों तक क्लास नहीं पहुंच सकी है, क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच सकी है, तो उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच सके और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आज ही के सेशन में हम लोगों ने किया था। क्या हो जाएगा?
तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 40वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु की अवस्था वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये प्रश्न भी हम लोग आज ही के सेशन में कर चुके हैं। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 का। ठीक है, अनुच्छेद 21 का के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? उस आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी हैं? एल एस मुदलियार, एस राधाकृष्णन, श्री टी प्रकाश या फिर डी एस कोठारी। तो आप क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कोठारी, डी एस कोठारी। कोठारी आयोग के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा को किसके अनुसार गठित किया गया? साइमन कमीशन के प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो भारत की जो संविधान सभा है तो इसको किसके द्वारा गठित किया गया है, किसके अनुसार गठित किया गया? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का काम किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, ए और बी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है किसने? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभाओं ने। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? तो क्या आंसर होगा? बताइएगा। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949? तो संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा था, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बी आंसर कर दोगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है और यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के अगर हम लोग उद्घाटन अधिवेशन की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो आप आंसर कर देंगे किसको? आप आंसर कर देंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हो रही है तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है और आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे किसको? तो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? बी आर अम्बेडकर को, बी एन राव को, के एम मुंशी को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? 39वें प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी या फिर वल्लभ भाई पटेल? आंसर कर देंगे किसको? बी एन राव को। ठीक है, किसको? तो बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया।
संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 41वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अंतिम रूप से पारित किया कब? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से जो है वो पारित किया गया था। और इसी दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर ले रहे हैं। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरीके से लागू हुआ? ठीक है, लागू करने की बात हो रही है। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान जो है पूरी तरीके से किस दिन से लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरीके से लागू हुआ? तो आप आंसर करोगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत एक गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? तो भारत एक गणतंत्र कब बना है? तो याद रखेंगे जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है उसी दिन से भारत एक गणतंत्र बना है। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कब? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, 26 जनवरी 1950। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। 44वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या फिर भारत राज्यों का एक संघ है। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अगर हम लोग बात करें तो जो संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था और जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां या फिर 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो आंसर क्या कर देंगे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया। 46वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? क्या आंसर करेंगे? 46वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है, किसको? प्रस्तावना को। अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के पूछा जाएगा तो फिर आप कहोगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अगर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर के नहीं पूछा जा रहा है तो आप आंसर करोगे इसको, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता को इंग्लैंड से शामिल किया गया? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली को हमने इंग्लैंड से स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आपसे पूछ रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 या फिर 14। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 या फिर 14। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के बस इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और सेशन को शेयर करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।